नमस्कार। आज मेरे पास ये किताब है डीएनए और इस किताब के लेखक हैं जेम्स वॉटसन। जेम्स वॉटसन ये नाम हम में से बहुतों ने सुना होगा। ये उस वैज्ञानिक का नाम है जिनको फ्रांसिस क्रिक के साथ 1962 में डीएनए के डबल हेलिक्स या दोहरी कुंडलीनुमा बनावट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 97 वर्ष की उम्र में अभी पिछले 6 नवंबर 2025 को यूएसए के ईस्ट नॉर्थ पोर्ट में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी इस खोज को मेंडल की जेनेटिक्स की खोज और डार्विन की इवोल्यूशनरी थ्योरी की खोज के साथ बायोलॉजी में तीन सबसे महत्वपूर्ण खोजों में शुमार किया जाता है। वॉटसन को उनके विद्यार्थी एक अच्छे टीचर के तौर पर भी याद करते हैं। जीवों में किस तरह से माता पिता के गुण संतानों में पहुंचते हैं, वॉटसन और क्रिक की जोड़ी ने विज्ञान के और मानवता के समक्ष इस एक अति महत्वपूर्ण और मिस्टीरियस प्रश्न को हल करने की एक बुनियादी समस्या को सॉल्व कर लिया था। इसको हम जीवन की बुनियाद को समझने के समान कह सकते हैं। यही कारण है कि वॉटसन को 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पहला डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ये कार्यकाल उनका 1992 में कुछ सत्ता प्रतिष्ठान में पावर स्ट्रगल के कारण खत्म हुआ, जिसको बहुत से लोग एक तिरस्कार के रूप में भी याद करते हैं। पर वॉटसन की इस लीगेसी में उनके जीवन की अनेक घटनाएं और कहानियां भी शामिल हो गई, जो उनके व्यक्तित्व का वो पहलू सामने लाती हैं जिसमें वॉटसन को एक ऐसी नज़र से देखा जा सकता है जो उनकी चमकीली लीगेसी पर बदनुमा दाग की तरह दिखते हैं। उनकी नोबेल पुरस्कार वाली खोज में उन पर यह आरोप लगे कि उन्होंने मशहूर वैज्ञानिक रोजलिंड फ्रैंकलिन के डेटा को बिना उनकी अनुमति और बिना उनको क्रेडिट दिए यूज किया। इसमें उनका 2007 का एक बहुत ही घटिया अवैज्ञानिक और रेसिस्ट स्टेटमेंट, जिसमें वो एक ब्रिटिश न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू देते हैं और जिसमें वो कहते हैं कि अफ्रीकन मूल के लोगों की इंटेलिजेंस पर वो सवाल उठाते हैं और वैज्ञानिक तथ्यों का गलत और विद्वेषपूर्ण और रेसिस्ट उद्धरण ओपनली देते हैं, और वो अपने इस बयान पर खुलकर दृढ़ दिखाई देते हैं। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसको दुनिया जेनेटिक्स के काम के लिए ही जानती हो, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला हो, उसके ये कथन निहायत ही निंदनीय, निराधार और वैज्ञानिक तथ्यों से परे थे। यही नहीं, महिलाओं के संबंध में भी वॉटसन के कथन और उनकी सोच लैंगिक भेदभाव से ग्रस्त थी। इसकी वजह से वॉटसन की विज्ञान जगत में खूब आलोचना हुई। वो अलोकप्रिय हो गए और विश्व प्रसिद्ध कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लैब, जिसको प्रसिद्ध बनाने में वॉटसन का खुद बहुत बड़ा योगदान रहा, उसने भी वॉटसन से एक प्रकार से अपने संबंध विच्छेद कर लिए। यह भी कहा जाता है कि अपनी पहली खोज डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बाद उन्होंने कोई खास खोज नहीं की, जबकि उसके बाद जेनेटिक्स में अनेक ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस हुए। 1994 में उनकी एक किताब द बेल कर्व में एक जेनेटिक्स पर आधारित इंटेलिजेंस की बात को विज्ञान क्रिटिक्स ने सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद वो इस बात पर इस बात को करते रहे और इस पे अडिग रहे। इस पूरी कहानी में हम देख सकते हैं कि मानवीय थॉट प्रोसेस के बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड वैचारिक प्रक्रियाओं में हमारे विविध प्रकार के सामाजिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार एक दूसरे के सह अस्तित्व में चलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर हमारे हर प्रकार के विचारों का कारवां जीवन में विभिन्न चरणों में भिन्न भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दायरों में हम अपने आप को किस हद तक उलझा पाते हैं। वॉटसन की यात्रा यह दिखाती है कि विज्ञान में काम करके कोई वैज्ञानिक हो सकता है, पर इससे उसकी सोच में वैज्ञानिकता होगी कि नहीं, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे एक भौतिक विज्ञान का प्रोफेसर नवग्रह की पूजा करेगा ये जानते हुए भी कि सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं, पर वो सूर्य को ग्रह के रूप में ही पूजा करेगा, क्योंकि उसके दिमाग के न्यूरोनल नेटवर्क्स में
उसके बिलीफ सिस्टम ने ये इंप्रेशन इतने सुंदर तरीके से कायम कर रखा है कि उसकी वैज्ञानिक सोच यहाँ पर धार्मिक वैचारिक प्रभाव में गौण हो जाती है। जैसे कि वॉटसन जैसे वैज्ञानिक के केस में हम लोग देख सकते हैं कैसे उनके विचार कुछ विशेष प्रकार के पूर्वाग्रहों में अवैज्ञानिक और अनैतिक होते चले गए, जिनको सही ठहराने और सही सिद्ध करने की जुगत में वो सब करने लगे जो उनके लिए बदनामी का सबब इसलिए बना क्योंकि वो एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थे। उनकी एक लीगेसी थी। लेकिन यही हम अपने चारों तरफ होते हुए आए दिन देखते रहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का, जिनमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, उनका ये कहना कि क्योंकि गणेश जी की सूंड है तो आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज प्लास्टिक सर्जरी में निपुण थे, या विभिन्न प्रकार के निराधार तथ्यों के बल पर ज्योतिष में भविष्यवाणी के चलन को इस बात पर सही ठहराने की कोशिश कि खगोलीय पिंड हमारे जीवन को इस तरह से प्रभावित करते हैं कि उनसे हमारे भविष्य पर भला या बुरा असर पड़ता है। मानवीय समझ, उसकी बुद्धि और संवेदनाओं में मानवीय वैचारिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के विचारों का तालमेल भी होता है और घालमेल भी, और दोनों ही सूरतों में कुछ अच्छा भी होता है और कुछ बुरा भी। पर कभी कभी बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो किसी सुंदर सुखद कहानी में बदनुमा दाग बनकर हमेशा चमकता रहता है। और अंत में जेम्स वॉटसन को श्रद्धांजलि देते हुए हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।